हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, इसकी स्थापना हमारे भारत में क्यों की जाती है, कब की जाती है, किस समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसके कार्य क्या है। ठीक है, यह सब हम आज आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यह जो आयोग होता है हमारे भारत में, जब भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा था तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन हमारे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो इसकी स्थापना कब होती है और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो देखिए, इसमें हमारे भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति गठित होती है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। उस समिति का नाम रहता है संथानम समिति। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भ्रष्टाचार पर गठित समिति संथानम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो के संथानम इस समिति के अध्यक्ष थे। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए यह समिति गठित की जाती है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस समिति का गठन 1962 में होता है और इसने अपनी रिपोर्ट 1964 में दी थी। तो इस समिति ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में वर्णन किया था और उन भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए इसके बारे में भी समिति ने सिफारिशें की थी। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष थे के संथानम, ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में इस समिति ने सिफारिश की और सिफारिश करने के बाद 1964 में 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव पारित होने के बाद इस आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो कब इस आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड, आपको याद रखना है 1964 में इस आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये आपको याद रखना होगा। तो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद में इस आयोग की स्थापना कर दी जाती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए यह एक शीर्ष संस्था हमारे भारत की है, जो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि अब लोकपाल गठित किया जा चुका है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यह भी, ये संस्थाएं भी काम कर रही हैं। ये सभी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली संस्था है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार यह मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है और न ही संवैधानिक। इसका अर्थ यह है कि जब इस समय 1964 में जब इस आयोग की स्थापना की गई थी तो सिर्फ केंद्र सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, न कि संसद के अधिनियम के द्वारा। तो उस समय यह आयोग कैसा था, तो उस समय यह आयोग सिर्फ गैर संवैधानिक संस्था थी, न तो सांविधिक मतलब न तो वैधानिक था और न ही इसका कहीं संविधान में प्रावधान था। इसके बाद फिर 2003 में, तो सितंबर 2003 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, कानून पारित किया जाता है और उस कानून के माध्यम से, विधि के माध्यम से इसे सांविधिक या वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो 2003 से यह आयोग कैसा आयोग है, यह वैधानिक आयोग है, यह एक वैधानिक संस्था है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र में संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है, विधि पारित की जाती है और उसके माध्यम से वैधानिकता प्रदान की जाती है। तो यह आयोग वर्तमान में एक वैधानिक आयोग है, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन 2003 से पहले यह कैसा आयोग था, यह गैर संवैधानिक था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, अब इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर यूँ कहें हम कि प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो ये आपको याद रखना होगा। तो प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त NS राव थे, ये आपको याद रखना होगा 1964 में। इसके बाद फिर वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सुरेश N पटेल जून 2021 से ये इस आयोग के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अब ये जो आयुक्त हैं, वर्तमान आयुक्त हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कोई दूसरा यहाँ पर नियुक्त हो जाए, तो आपको हमेशा अपडेट करके याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि 2004 में
केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव के तहत सूचना देने वालों, जिसको हम व्हिसल ब्लोवर कहते हैं, द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने हेतु अभिकरण बनाया गया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव को व्हिसल ब्लोवर के नाम से जाना जाता है। व्हिसल ब्लोवर का अर्थ ही होता है कि भ्रष्टाचार के बारे में सूचना या जानकारी देने वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आयोग को साथ ही ऐसे सशक्त एजेंसी के रूप में भी बनाया गया है कि वह जानबूझकर दुर्भावना से प्रेरित शिकायतों पर कार्यवाही करे। ठीक है, तो जो आयोग होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, जब इसे कोई जानकारी मिलती है भ्रष्टाचार से संबंधित तो उन शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, और जो भी तत्संबंधी अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है तो उससे संबंधित जांच यह आयोग करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसकी संरचना। तो इसकी संरचना में कौन कौन होते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो बहुसदस्यीय का मतलब एक से अधिक इसमें सदस्य कार्य करते हैं, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, तो इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है और दो या दो से कम इसमें सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त इसमें कार्य करते हैं और इनकी नियुक्ति, इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति भी स्वयं इनकी नियुक्ति अकेले नहीं करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति एक समिति होती है 3 सदस्यों की, जिसे 3 सदस्यीय समिति के नाम से हम जानते हैं। तो ये 3 सदस्यों की समिति होती है और इस समिति की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और इस समिति में होते कौन कौन है, तो आपको याद रखना होगा, इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं और इसके बाद में लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये समिति में 3 सदस्य होते हैं और इन्हीं की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को तथा अन्य आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में इसमें जो मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं, या तो 4 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले हो जाए। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये अपने कार्यकाल के पश्चात न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आगे इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। तो जो केंद्रीय सतर्कता मुख्य आयुक्त होता है तथा अन्य आयुक्त होते हैं, इनको पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों या इन आधारों पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है इन्हें, तो पहला यह है कि वह दिवालिया घोषित हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो इस परिस्थिति में इन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन हटाने के लिए भी किनकी प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया को मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो। आ रहा समझ में, तो अगर कोई लाभ प्राप्त करता हो जो सही नहीं है तो इस आधार पर भी इस आयुक्त को, मुख्य आयुक्त को तथा अन्य आयुक्त को हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण मतलब उनके बुरे आचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। अक्षमता मतलब जब ये कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये अक्षमता के आधार पर या असमर्थता के आधार पर भी हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं। इसके बाद फिर यदि
वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो। आ रहा समझ में, केंद्र सरकार की निगाह में, तो ऐसी परिस्थिति में भी इनको हटा दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नैतिक चरित्रता या नैतिक चरित्रहीनता जैसा कोई अपराध में पाया जाता है, ठीक है, तो इस आधार पर भी इन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर देखिए कि यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र बाहर से या कार्यक्षेत्र के बाहर से किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण करता है तो इस परिस्थिति में भी इन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से असमर्थ हो, मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति या इनमें से जो केंद्रीय सतर्कता मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, ये या तो पागल हो जाए अर्थात इनका दिमाग कार्य न करे, या फिर शारीरिक रूप से खराब, या फिर शारीरिक रूप से कार्य न कर पाए। तो शारीरिक रूप से कार्य कैसे नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए लंबे समय से बीमार हो, ठीक है, और ये कार्य करने के लायक न बचे हो, तो इन परिस्थितियों में भी इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। ये आ रहा समझ में, ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में ये आयुक्तों को हटाए कैसे जाएगा, इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड, तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति को इस विषय में जब जानकारी मिलती है तो इनसे संबंधित इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है तो पहले किसके पास भेजा जाएगा, तो पहले उच्चतम न्यायालय के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय इस या इन पर जो आरोप लगे हैं, जो मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्त हैं, इन पर जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय करता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जांच करने के बाद यदि हमारे राष्ट्रपति को बताते हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे आरोप सत्य हैं या सही हैं, तो इन परिस्थितियों में फिर हमारे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देते हैं। तो ये हटाने की प्रक्रिया भी आपको याद रखना होगा फ्रेंड, ये आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि वह दुराचरण का दोषी माना जाता है यदि वह, तो दुराचरण का दोषी किन परिस्थितियों में माना जाता है, तो देखिए इसमें दुराचरण मतलब बुरा आचरण, तो केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो। इसके बाद फिर दूसरा है कि ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो, अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ या उसको जो लाभ प्राप्त होता है तो लाभ व सुविधाएं किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो, तो इस प्रकार से यह उसका दुराचरण माना जाएगा। इसके बाद फिर इनके वेतन या भत्ते कितने होते हैं, इनको वेतन और भत्ते किस प्रकार से दिया जाएगा, तो देखिए इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होते हैं, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं तो अन्य सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान इनके वेतन और भत्ते होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के पश्चात उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिनसे इन्हें आर्थिक नुकसान होता हो, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे इनका संगठन, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन में किस किस को शामिल किया गया है, तो देखिए इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना एक सचिवालय होता है, फिर इसके बाद में एक इसमें मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा होती है, इसके बाद फिर तीसरा होता है इसमें विभागीय जांच के लिए एक आयुक्त, ये ऐसे इसकी शाखा होती है किसकी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए पहला इसका सचिवालय, ठीक है, तो इसका जो संगठन है इसके संगठन में पहले आता है सचिवालय। अब सचिवालय में एक सचिव होता है, फिर इसके बाद में एक इसमें संयुक्त सचिव होता है, फिर इसके बाद में उप सचिव होता है, फिर अवर सचिव होता है तथा इसमें कार्यालय कर्मचारी होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका सचिवालय होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे दूसरा है इसके संगठन में मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, और जो मुख्य
तकनीकी परीक्षक शाखा होती है तो इसमें कौन कौन होता है देखिए, तो मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन CBC की तकनीकी शाखा है। यहाँ पर CBC का अर्थ क्या होता है, तो CBC का अर्थ होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है CBC, ठीक है, इसको याद रखना है फ्रेंड। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है इसी को केंद्रीय निगरानी आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन CBC की तकनीकी शाखा होती है जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पद नाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा इसमें सहायक इंजीनियर स्टाफ होता है, ये आपको याद रखना होगा। और इस संगठन को, ठीक है, तो इस संगठन को कुछ कार्य दिए गए हैं, तो कौन कौन से कार्य हैं, तो इसका पहला कार्य देखिए कि CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो CBI को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना, अनुसंधान मतलब यहाँ पर जांच करने में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित है तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है, ऐसे मामलों में यह सहायता करता है। इसके बाद फिर दूसरा कार्य है इस शाखा का कि CBC तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह देना और समय समय पर सहायता करना, यह भी शाखा का कार्य होता है। तो आपसे 5 नंबर में यह पूछा जा सकता है कि सतर्कता आयोग की एक शाखा होती है जिसका नाम है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, इसके कार्य लिखिए। तो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसका कार्य कि सरकारी संगठनों के निर्माण, ठीक है, तो सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण करना, ऑडिटिंग करने का काम करता है। तो जितने भी सरकारी संगठन होते हैं उनका जो निर्माण कार्य होता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यह तकनीकी अंकेक्षण या टेक्निकल ऑडिटिंग का काम भी करता है। इसके बाद फिर निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान या उनकी जांच करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है इस शाखा का, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगली शाखा होती है CBC की विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। अब विभागीय जांच के लिए आयुक्त जिसको CDI कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, जिसको CDI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जांच अधिकारियों के रूप में यह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाइयों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। आ रहा समझ में? विभागीय जांच के लिए आयुक्त ये कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जिसको हम CDI कहते हैं, CBI नहीं, CDI, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो ये क्या करते हैं, ये जांच करते हैं, इसलिए इनको जांच अधिकारी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और ये विभागों से संबंधित या जो विभागीय कार्रवाई होती है तो उसकी मौखिक जांच पड़ताल भी यही अधिकारी लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन या उसकी शाखाएं समाप्त होती है। तो 3 नंबर में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की 3 शाखाओं के नाम लिखिए, तो ये 3 शाखाओं के नाम आपको इस प्रकार से लिखने होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 5 नंबर में अगर आपसे पूछे कि इनका वर्णन कीजिए तो 5 नंबर में 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका कार्यक्षेत्र, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है इसका कार्यक्षेत्र मतलब किस किस से संबंधित यह जांच कर सकता है, किन किन अधिकारियों किन किन विभागों से संबंधित जांच करने का यह आयोग अधिकार रखता है। तो देखिए इसका कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड D और इससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर सकता है, उनकी भी जांच कर सकता है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में। आ रहा समझ में? यह आयोग सिर्फ भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में ही जांच करता है, ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर दूसरा इसका अधिकार क्षेत्र है कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी
तथा अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ई 8 और ऊपर के जो अन्य अधिकारी होते हैं तो उससे संबंधित अधिकारियों की जांच भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला इसका कार्यक्षेत्र है कि अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं तो इनसे संबंधित भी भ्रष्टाचार की जांच यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी भ्रष्टाचार से संबंधित जांच यह आयोग करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है इसका कार्यक्षेत्र क्या है, तो ये कार्यक्षेत्र आपको याद रखना होगा। इसके अलावा और देखिए इसका कार्यक्षेत्र, तो जीवन बीमा निगम में जो वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी होते हैं उसकी जांच यह आयोग करता है। इसके बाद वे अधिकारी जो 8,700 रुपये प्रति माह का वेतन पाने वाले हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं, जो दर समय समय पर संशोधित की जाती है, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकरणों में जो केंद्र सरकार के अधीन हो उनसे या फिर उनसे नियंत्रित हो, तो इनकी भी जांच यह आयोग करता है। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तब याद रखना, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि यह आयोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क, अनुसूची ख और ई 7 और इससे ऊपर के जो अन्य अधिकारी होते हैं उनकी जांच भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी होते हैं उनकी भी जांच यह आयोग करता है अगर कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है तो। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें इसके कार्य, तो देखिए इसमें तो केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे मामलों की जांच यह आयोग करता है। फिर देखिए इसमें आगे कि निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, तो इससे संबंधित भी जांच यह आयोग करता है। इसके बाद फिर केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी, तो केंद्र सरकार के जो प्राधिकरण होते हैं उनके तहत जो कर्मचारी शामिल किए गए हैं उनकी भी जांच पड़ताल यह आयोग करता है भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई मामला है तो। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का निर्देश देना। आ रहा समझ में? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का निर्देश देना, यह भी एक आयोग का कार्य होता है। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना, यह भी एक कार्य करता आयोग। इसके बाद फिर अगला कार्य है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। इसके बाद फिर अगला काम है इसका कि केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, तो यह केंद्र सरकार को और इससे संबंधित जो प्राधिकरण होते हैं वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको भी सलाह देता है यह आयोग। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है इस आयोग का कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना, यह आयोग भी काम करता है। इसके बाद फिर अगला कार्य है आयोग का कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली
विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना, ये सारे काम करता है यह आयोग, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो 5 नंबर में अलग से इस आयोग के, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोकहित उद्घाटन तथा सूचक का सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना, ये आपको भी इसमें याद रखना होगा। इसके बाद में फिर अगला आता है कि केंद्र सरकार के केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए CBC से सलाह लेगी। तो अगर केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासन के मामले में कोई भी नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह लेनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और 2 निगरानी आयुक्त इसमें होते हैं और साथ में गृह मंत्रालय के सचिव इसमें शामिल होते हैं। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव इसमें होते हैं तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इसके बाद फिर इनकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जब प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करना होता है, ईडी जिसको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो प्रवर्तन निदेशालय को शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहा जाता है और ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो यह निदेशालय भी क्या करता है, तो यह भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए या उस पर जांच करने के लिए यह कार्य करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय का जो निदेशक होता है उसकी नियुक्ति करते समय एक समिति होती है और उस समिति में ये सभी आयुक्त, इसके बाद में अन्य आयुक्त, इसके बाद फिर सचिव, ये सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और ये सभी मिलकर फिर जब सलाह देते हैं तब इसके निदेशक की नियुक्ति होती है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद में यह समिति इन निदेशक को महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो निदेशक महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर या उप निदेशक के ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है यह समिति, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन का मतलब क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जब ब्लैक मनी को व्यक्ति व्हाइट मनी करता है तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे कपड़े धोने वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला व्यक्ति क्या करता है, जो गंदे कपड़े होते हैं उसको धोता है, प्रेस करता है, ठीक है, गंदे कपड़ों को अच्छा बना देता है। तो ठीक ऐसे ही जिसके पास ब्लैक मनी होती है, काला धन होता है, तो जब उसे वाइट मनी करता है, सफ़ेद मनी बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे जो भी मामले होते हैं इनकी जांच भी यह आयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस आयोग को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह अधिकार दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत। इसके बाद फिर लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने केंद्रीय निगरानी आयोग मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 में तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर दिया है तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो कौन कौन से बदलाव हैं, तो इसमें देखिए, ऐसा पहला बदलाव होता है कि केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो में अभियोजन के निदेशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक को केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर नियुक्त करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBC, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 सतर्कता आयुक्त साथ में
गृह मंत्रालय के सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव चयन समितियों के सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इन्हीं की अनुशंसा पर, इन्हीं की सिफारिश पर केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी ब्यूरो में पुलिस अधीक्षकों के पद पर अधिकारी की नियुक्ति करती है। और केवल सीबीआई के निदेशक का चयन अलग तरीके से होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आयोग लोकपाल के द्वारा समूह ए, बी, सी तथा डी के अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति रखता है, जिसके लिए आयोग जांच निदेशालय भी स्थापित करता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इस प्रकार के मामलों की प्राथमिक जांच पड़ताल की रिपोर्ट समूह ए और बी के संबंध में लोकपाल को भेजी जाती है। और इसके अलावा शासन आदेश के अनुसार आयोग लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के आगे की जांच करेगा। और ये जांच ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के अधिकारियों के बारे में होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों पर आगे की कार्रवाई के बारे में आयोग फैसला करेगा। ये अधिकार इसे प्राप्त हैं, ये परिवर्तन किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे 5 नंबर में भी इस आयोग के कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी कार्यप्रणाली। अब आयोग की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, तो देखिए इसमें कि आयोग के पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां होती हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक होता है। यह केंद्र सरकार और इसके अधिकारियों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि वह उनके सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नज़र रख सके। ये इसकी कार्यप्रणाली होती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट देखिए इसमें कि केंद्रीय सरकार या इसके अधिकारी के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के किसी भी सलाह को न माने जाने पर उसकी असहमति के कारणों को लिखित रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होगा। आ रहा समझ में? तो जब केंद्रीय सरकार को यह आयोग अपनी रिपोर्ट अगर देता है और केंद्र सरकार इसके द्वारा दी गई सलाह को नहीं मानती है, तो क्यों नहीं माना गया है, इसको आयोग को लिखित में केंद्र सरकार को बताना होगा। इसके बाद फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना होता है। तो केंद्र सरकार को समय समय पर सलाह देता है। ठीक है, और अगर केंद्र सरकार उस सलाह को नहीं मानती है तो क्यों नहीं मान रही है, लिखित में केंद्र सरकार को बताना होगा। इसके बाद फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है और यह वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है, आयोग राष्ट्रपति को देता है। और हमारे राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को, इस रिपोर्ट को कहाँ पेश करवाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन या इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में इस आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है और फिर संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। इसके बाद फिर मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ। अब मंत्रालय में सतर्कता इकाइयाँ देखिए, तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभागों में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं या मंत्रालय हैं, इनमें एक मुख्य सतर्कता अधिकारी बैठा रहता है या रहता है, जो कि संबंधित संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है। तो जो भी विभाग है, जो भी संगठन है, उसका यह सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है तथा सतर्कता से संबंधित मामलों में सचिव तथा कार्यालय प्रमुख को सहायता एवं सलाह देता है। इसके बाद वह संबद्ध संस्था तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी का कार्य करता है या बीच एक कड़ी होता है, तथा दूसरी ओर संबद्ध संस्था तथा सीबीआई के बीच भी यह एक कड़ी होती है या कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड आपसे 3 नंबर में यह पूछा जा सकता है कि मंत्रालय में सतर्कता इकाइयाँ के बारे में लिखिए, तो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संपादित कार्यों में क्या क्या शामिल है। तो जो मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, इसके द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि अपने संस्था के कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना को एकत्रित करना।
ये पहला कार्य हुआ मुख्य सतर्कता अधिकारी का। दूसरा कार्य होता है आरोपों की जांच करना। तीसरा कार्य होता है जांच योग्य प्रतिवेदनों को संबंधित अनुशासन अधिकारी द्वारा विचार हेतु भेजने से पहले उसकी गहनता से जांच की जाएगी या जांच करना। इसके बाद फिर लास्ट है इसका कार्य कि जब कभी आवश्यक हो तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के मामले में या सलाह के लिए मामले भेजना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब कभी आवश्यक होता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले भेजे जाते हैं। तो इस अधिकारी के द्वारा ये मामले केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजे जाएंगे। तो ये इसके कार्य होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर तो यह भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको बताया केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2011 में लाया गया था फ्रेंड, इसलिए इसका नाम है व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अब व्हिसल ब्लोअर का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें व्हिसल ब्लोअर का अर्थ होता है कि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाला। तो जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देता है उसे कहा जाता है व्हिसल ब्लोअर। तो पहले क्या होता था कि जो भी ऐसे भ्रष्टाचार की जानकारी देता था तो उसे मारा जाता था या फिर पीटा जाता था, उसकी पिटाई की जाती थी या उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ऐसे जानकारी देने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाया जाता है 2011 में। लेकिन यह विधेयक पास कब होता है, तो मई 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी इसे मिलती है और इसके बाद संपूर्ण भारत में यह अधिनियम के रूप में लागू होता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है फिर व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। इसके बाद फिर व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो देखिए इसके कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। तो जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित लोकहित में या जन कल्याण में सूचनाएं देगा, ऐसे व्यक्तियों की सूचना को गुप्त रखा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि उसे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जा सके। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा जनहित के लिए सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए गए किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या फिर सत्ता के दुरुपयोग का खुलासा करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर आपके भी नॉलेज में ऐसा कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी है जो विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप भी जानकारी उस अधिकारी की दे सकते हैं सतर्कता आयोग को। ठीक है, तो केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, राज्य के स्तर पर राज्य सतर्कता आयोग होता है और जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी होते हैं। तो आप विजिलेंस की टीम को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है उसके बारे में। ठीक है, आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है और वह प्राधिकरण केंद्रीय निगरानी आयोग होगा। तो केंद्रीय निगरानी आयोग मतलब सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय निगरानी आयोग अधिसूचना के द्वारा सरकार को कोई निकाय गठित कर सकती है जो भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करेगा। अगर क्या हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह लगता है कि एक कुछ छोटे सा कोई भी संगठन या कोई निकाय गठित करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है तो यह गठित कर सकता है जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करेगा। इसके बाद फिर जो व्यक्ति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं या सरकारी सेवकों के द्वारा अनियमितता का खुलासा करते हैं, वित्तीय अनियमितता का खुलासा करते हैं, मतलब वही घोटाले करते हैं, तो वे अब प्रताड़ित होने के भय से पूर्णतः मुक्त हैं। तो जो भी ऐसे जानकारी देता है उसे बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक्ट में या एक्ट ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकें या सरकारी सेवकों द्वारा विशेष अधिकारों का मनमाना दुरुपयोग होने पर यहाँ तक कि
मंत्रियों द्वारा भी होने पर भी उसको उजागर कर सके। अगर कोई मंत्री भी घोटाला करता है या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो इससे संबंधित जानकारी भी इस आयोग को दी जा सकती है और यह आयोग तत्संबंधी मंत्री या अधिकारी पर कार्रवाई करता है या फिर जांच करता है। इसके बाद फिर उजागर लिखित रूप से या ईमेल या मैसेज के द्वारा भी हो सकता है। इसके बाद पर वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो तथा उसमें पूरी बातें होना चाहिए। साथ में पुष्टि के लिए कागजात या सामग्री भी होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी शिकायत करना है पूरी लिखित में शिकायत करनी होगी। इसके बाद फिर एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल दे सकता है और 30,000 का जुर्माना भी कर सकता है। तो आयोग को यह अधिकार है कि जो व्यक्ति झूठी जानकारी देता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की जेल हो जाएगी और 30,000 का जुर्माना भी किया जाएगा। इसके बाद फिर हर भ्रष्टाचार को उजागर विश्वासपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति उजागर करता है भ्रष्टाचार को, उसे निजी घोषणा करनी चाहिए कि वह आश्वस्त होकर ही घोषणा कर रहा है और उसके द्वारा दी गई जानकारी प्रामाणिक है, झूठी नहीं है, सत्य है। उसके पास इसके लिए कुछ सबूत होना जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, बिना सबूत के, बिना प्रूफ के आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर यदि कोई उजागर करने वाले के नामोल्लेख के बगैर हो, यानी शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक का नामोल्लेख न हो तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या शिकायतकर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद फिर अगला है कि यह एक्ट सेना पर तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये विसल ब्लोवर एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो आपको याद रखना है और 5 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को पर्याप्त सशक्त, प्रभावी एवं साधन संपन्न सांविधिक मतलब वैधानिक संस्था बनाया गया है। एक और जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति में आयोग का परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सीबीआई पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी आयोग को सौंप दिया गया है। साथ ही आयोग को मात्र परामर्शकारी संस्था ही न बनाकर इसकी सिफारिशों को पर्याप्त महत्व देने हेतु केंद्र सरकार को बाध्य भी किया गया है। ये इसका निष्कर्ष होगा फ्रेंड। तो इस टॉपिक से संबंधित आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर का पूछा जा सकता है और इसके बाद 11 नंबर के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।